हाय स्टूडेंट्स, आज सीए फाइनल सितंबर 25 का फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हो गया। पेपर का जो लेवल है वो अबव द एवरेज है। स्पेशली सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था और पेपर लेंथी होने की वजह से बच्चे नहीं कर पाए। तो मैं आप लोगों से आज एमसीक्यू का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ एफआर का। तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें। आपको हर पेपर, चाहे इंटर हो, फाउंडेशन हो, फाइनल हो, सभी का जो एमसीक्यू सॉल्यूशन आपको एग्जाम के दिन ही मिल जाएगा। और इसके अलावा पेपर कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, उसका डिस्कशन और अगले पेपर की स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं। तो आप वीएसआई के साथ में जुड़े रहें। ये जो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें एमएनसी का, और ये बता रहा है कि ऑडिटर जो एथिक्स वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन आया है कि ऑडिटर ने कौन से में गलती कर दी। तो ये जो ऑडिटर ने जो प्रेशर में आके जो गलत रिपोर्ट बनाई है, प्रोजेक्शन लगाए हैं, इसमें इसने जो ये सी वाला पार्ट है, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी, ये मिस्टेक करी है। बेसिकली उसने कॉन्फिडेंशियलिटी लूज किया नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर 2 भी रॉन्ग है और ये डी भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें एक चीज की कमी है, इंटीग्रिटी की, तो उसने इंटीग्रिटी लूज करी है। तो यानी करेक्ट आंसर सी है। जो ये बी है, इस बी में पूछ रहा है कि ये जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में, ये जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है इसके बारे में करेक्ट चीज क्या है। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है नो एडजस्टमेंट नीडेड, क्योंकि एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, हमारे को इंडेक्स के हिसाब लाना पड़ेगा सब्सिडी कंपनी को। और ये बता रखा है कि साहब सब्सिडी की एसेट एंड लायबिलिटी उसी तरह से करेंगे जिस तरीके से फर्स्ट इंडेक्स में करते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि ये सब्सिडी कंपनी का पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, ये भी करेक्ट है। तो इसका 2 and 3 एंड सी आंसर इज करेक्ट। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखो हमने एक कंपनी एक्वायर करी है और कंपनी एक्वायर करी है तो उसमें हमारे से पूछ रहा है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, तो देखो हमारे पास इक्विटी जो है हमने 80% ले ली, तो 20% एनसीआई का है, तो 6 रुपए का तो एनसीआई हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, ये हमें इसको इक्विटी ही मान के चल रहे हैं। तो कुल मिला के 9 का 75%, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो क्लासिफाइड इक्विटी होगी, तो इक्विटी हो गए तो ये भी एनसीआई में जाएगा। तो 9 का 75% जो है एनसीआई के पास में है, तो 6.75 ये हो गया। रिटेन अर्निंग जो 60 की दे रखी है वो 20% एनसीआई को मिलेगा, इसका 12 का ये हो गया। इसने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया तो उसमें 6 रुपए की एसेट को 9 में इसने वैल्यू किया, तो इसका 3 का गेन हुआ। तो ये 3 का गेन है, इसका भी 20% जो है एनसीआई को मिलेगा 0.6। और इसके अलावा जब हमने यहां लगा दिया तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। तो जो 3 का वैल्यू बड़ा है, इस 3 के वैल्यू का जो है इससे हमारा 3 का जो अपन डेप्रिसिएशन लगेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन 3/6 यानी 0.5 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 0.5 का डेप्रिसिएशन साल भर का हो गया, तो 6 महीने का जो हो गया वो और कम हो गया। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन का 20% जो है वो बियर करना पड़ेगा एनसीआई को, तो वो 0.05 वो लेस हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर 25.30 आना चाहिए था, लेकिन 25.30 यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है। तो बेसिकली देखी जाए तो इसका मतलब है कि इसका तो बोनस मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने जो डिफरेंस देखा तो ये इसने ये जो 0.6 है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ये नहीं किया। अगर इस 0.6 के एडजस्टमेंट को छोड़ देते हैं तो आंसर 24.70 आ जाता है, लेकिन ये 0.6 भी कंसिडर होना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि ऑल द बुक्स वैल्यूड ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज वर सेम एज देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट फॉर ए फिक्स्ड एसेट हैविंग ए लाइफ ऑफ 6 ईयर एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट कंट्रोलिंग डेट को 6 करोड़ थी, जबकि एक्विजिशन डेट को फेयर वैल्यू 9 करोड़ था। तो कंसेप्चुअली ये 3 का गेन हो रहा है, इससे मेरा रिटेंशन 60 + 3 63 का हो जाएगा इस डेट को। हाँ,
अगर ये मान ले कि साहब ये जो 3 का गेन हुआ है इस 60 करोड़ की रिटर्न अर्निंग में शामिल है तो बात अलग है, लेकिन ये लॉजिकल एजम्पशन नहीं है। तो कंसेप्चुअली आंसर 25.3 आना चाहिए, लेकिन अगर मान लो हम इसको शामिल मान लेते हैं तो फिर 24.7 रह जाता है। हालांकि एजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए ये आंसर गलत है और आईसीएस इसका बोनस मार्क्स देगा, तो 2 नंबर तो आपको देखो ही आएंगे, और बताऊंगा अभी आगे में। तो ये तो फ्री के मिलेंगे आपको। अब ये आप लोगों को केस स्टडी दे रखी है, इस केस स्टडी में यानी 6 आइटम दे रखे हैं और हर आइटम का एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है चौथा, हाउ वुड बी द लोन बी क्लासिफाइड, क्योंकि यहाँ पे लोन की जो कंडीशन थी उसको ब्रेक होने से पहले ही उसको रेक्टिफाई करा दिया गया, तो यानी बैलेंस शीट डेट तक कंडीशन ब्रेक ही नहीं हुई। इसका मतलब है कि लोन नॉन करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी माना जाएगा। लोन है इसलिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इसलिए नॉन करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी आंसर है बी। चौथा दे रखा है कि हाउ वुड बी द ट्रांजैक्शन टू परचेज सिल्वर टू बी क्लासिफाइड एंड मेजर्ड इन द बुक्स ऑफ द हंस लिमिटेड दिस। तो देखो यहाँ पे जो ये है डेरिवेटिव की सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। क्यों कर रहा है कि इसका वैल्यू चेंज सिल्वर के चेंज से हो रहा है, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं है, फ्यूचर में सेटल होगा, इसलिए डेरिवेटिव तो है। अब ये जो डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव में भी फिक्स अमाउंट के बदले में फिक्स नंबर ऑफ शेयर इशू नहीं करना, इसलिए ये इक्विटी तो नहीं है, तो इसलिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, और डेरिवेटिव हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू पेनल होता है, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी मेजर एट फेयर वैल्यू थ्रू पेनल, आंसर ए। आगे दे रखा है हाउ वुड द एक्विजिशन ऑफ एमएनओ लिमिटेड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ हंस लिमिटेड। अभी हंस लिमिटेड ने जिस कंपनी अक्वायर किया वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रख रही है, तो यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन या सीएफएस जब बनाते हैं जब हमारा बिजनेस कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ बिजनेस ही नहीं है, तो ये तो असेट एक्विजिशन होगा, तो यानी इसको असेट एक्विजिशन के तरह से एंट्री करेंगे, तो आंसर इज सी। 7th है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखो ये आंसर भी रॉन्ग है, क्योंकि यहां आप देखोगे तो 15,000 एम्प्लॉय को दे रहे हो, 3,000 एम्प्लॉय है, 15,000 शेयर है, 92% एंटाइल हो जाएंगे, फेयर वैल्यू 5 रुपीज आ गया 2025 का। और क्योंकि वेस्टिंग कंडीशन तो 3 साल की है, चाहे वेस्ट होगा 4 साल बाद, लेकिन वेस्टिंग कंडीशन जो है वो 3 साल की दे रखी है, तो सिंपल सी बात है कि ये 3 साल का ही एक्सपेंसेज है, क्योंकि एम्प्लॉय 3 साल तक वर्क करेगा तो ही मिलेगा, तो 3 साल की कंडीशन, वेस्टिंग कंडीशन 3 साल है, हालांकि वेस्ट जाके 4थे साल में होगा, लेकिन ये एक्सपेंसेज 3 साल में अलोकेट किया जाएगा। तो कुल मिला के ये यहाँ तक 2/3 कंडीशन पूरी हो जाती है, तो इसका 13.8 करोड़ का बुकिंग होनी चाहिए अभी तक। इसमें से पिछले साल तक क्या बुकिंग हो चुकी, पिछले साल तक बुकिंग हो चुकी, यानी ये 82%, और उस समय प्राइस 4 था, डिवाइड बाई 3 साल में 1/3, यानी आपका 4.92 की बुकिंग हो जानी चाहिए बुक, और यहाँ पे 13.8 की होनी चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस है 8.88 की बुकिंग इस साल होनी चाहिए, लेकिन इस साल 8.88 का कोई आंसर नहीं है, तो ये भी आंसर रॉन्ग है, और ये भी बोनस नंबर मिलेगा, तो 2 और 2 4 नंबर तो आपके बोनस के ही होंगे, क्योंकि इसको इक्विटी सेटल्ड भी मान के चलते हैं ना, तो भी आंसर नहीं आ रहा। वे तो प्राइस अलग अलग बता रखा है, इसका केस सेटल्ड ही होगा, हमें बोल नहीं रखा कि इक्विटी सेटल्ड है, केस सेटल्ड है, लेकिन हम इसको दोनों तरीके से करते हैं, तो ये आंसर नहीं है। कुल मिला के ये 2 नंबर का आपका फ्री में है। इसके अलावा देखो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ फाइन। फाइन जो है वो कर रखा है 31 जनवरी तक आप लोगों को ये काम पूरा करना है, 31 जनवरी तक पूरा नहीं किया तो प्रोजेक्ट लगाना या नहीं लगाना, जो प्लांट लगाना नहीं लगाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो हम कोई भी ऐसा जो फ्यूचर एक्शन से अवॉइड कर सकते हैं उसके लिए प्रोविजन नहीं बनता, पास्ट इवेंट के वजह से नहीं है। लेकिन ये है कि 2 जनवरी तक पूरा करना था, फरवरी मार्च 2 महीने की पेनल्टी देनी पड़ेगी हमारे को, तो 2 लाख का 2 महीने का 6 लाख का प्रोविजन अपन कर देंगे, तो आंसर इज सी। 9th जो है, 9th में देखो व्हाट विल बी द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल लोन नोट्स इशूड बाय द हंस लिमिटेड, यानी करंट ईयर में फाइनेंस कॉस्ट कितनी बुक करेंगे। तो यहाँ जो हमने कन्वर्टेबल अपने इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, तो कन्वर्टेबल ऑप्शन जो हमने दे रखा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि साहब ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड का फाइनेंशियल लायबिलिटी अलग करेंगे, इक्विटी अलग करेंगे। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे करेंगे कि साहब ये कन्वर्जन ऑप्शन नहीं हो तो क्या होगा, तो कन्वर्जन ऑप्शन नहीं होगा तो 60,000 का इंटरेस्ट 3 साल तक देना पड़ेगा, इसका पीवी कर लो मार्केट रेट से यानी 9% से, और 10 लाख लास्ट में देना पड़ेगा, इसका पीवी कर लो,
तो ये 924,061 का आपका आ जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। और आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 9% जिससे आपने पीवी किया है, तो कुल मिला के यहाँ पे 83,165 जो है ये इंटरेस्ट कॉस्ट करंट ईयर की आएगी। तो 83,150 तो चलो यहाँ पे अपन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो मैंने पूरा पीवी काम में लिया, किसी ने कम लिया हो ज्यादा लिया हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। इसलिए अपन इसका आंसर अपन 83,165 का अप्रोक्सीमेट का मतलब है 83,165 150 है, इसको आंसर मान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर सी है, ये गलत नहीं होगा, इसका मार्क्स आप लोगों को अलग से नहीं मिलेंगे, यानी ये आंसर सी है। इसके अलावा जो अगली केस स्टडी है लास्ट, इस लास्ट केस स्टडी में जो 10वां है, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडेस। इंडेस 38 में जो लेके चलेंगे, तो अभी दे दिया वो तो 1 लाख पूरा ले लेंगे, 1 साल बाद देंगे, इसका पीवी कर लेंगे 2 लाख रुपया। ये परचेज टैक्स 24,000 शामिल कर लेंगे, ये एंटी टैक्स रिफंडेबल है इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे, और लीगल फीस है 42,000 ये ले लेंगे, तो कुल मिलाकर 366,000 रुपए का आंसर आ गया सी। 81 जो दे रखा है अनअमोर्टाइज्ड प्रोसेसिंग फीस ऑफ ओल्ड लोन, तो ओल्ड लोन खत्म हो गया, तो ओल्ड लोन की जो कॉस्ट है जब लोन खत्म हो गया तो उसकी जो भी है रिमेनिंग है उसको पेंडल में ट्रांसफर करके बंद कर देते हैं, तो चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पेंडल। 12 जो दे रखा है, इसमें कह रखा है कि हमारा ऑफिस था और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से काम में ले रहे थे, अब हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, जगह को हमने रेंट पे दे दिया, लीज पे दे दिया। तो लीज पे दे दिया तो सिंपल सी है कि, और लीज भी सिंगल पर्सन को दिया है, इसका मतलब है कि जिसका रिकवरी हमारे को केवल रेंटल इनकम से आनी है या प्राइस इंक्रीज से आनी है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए सौम्या लिमिटेड शुड डिक्लासिफाई द लीज बिल्डिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये तो सही है। दूसरा है चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू ए चेंज इन पर्पज फॉर विच इट इज हेल्ड बाय द एंटिटी इज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एंटिटी कहने के साथ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जब बोलते हैं जब मैं 2 तरीके का जो है वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता हूं और उसमें एक चीज सेलेक्ट करूं। यहाँ तो सिंपल सी बात है, पर्पज बदल गया तो इसका मतलब है कि इसका क्लासिफिकेशन बदलेगा, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, तो ये बड़ा पार्ट रॉन्ग है। तो रीजन सही है, एसेसन सही है और रीजन गलत है, तो 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, आंसर इज सी। 13 है हाउ मच रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज इन दी बुक्स ऑफ सौम्या लिमिटेड फॉर दी मशीनरी, ये है। तो देखो मशीनरी हमने सोल्ड करी 42 लाख में, वारंटी दी इसके अलावा बोनस में, तो वो है 441 की। इसका मतलब है कि मैंने जो गुड्स दिया उसका फेयर वैल्यू इतना है और जो मैंने वारंटी दी उसका फेयर वैल्यू इतना है, इन दोनों के फेयर वैल्यू की जगह मेरे को मिला 42 लाख रुपए केवल। तो कुल मिला के गुड्स के बदले में कितना हुआ, तो मैं करूंगा 42 डिवाइड बाय सम इनटू 42, तो ये मेरा आंसर आएगा 357 35 71 896, ये करेक्ट आंसर है। जबकि ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो करेंगे कि साहब 42 में से 741 लेस कर दिया, तो ये आंसर जो है 660 आ जाएगा, तो ये आंसर रॉन्ग होगा। इस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन मॉड्यूल में भी किया हुआ है। जो 1000 रुपए का कोई आइटम सोल्ड गया था, 120 रुपए की वारंटी थी, तो इस तरीके से 1000 डिवाइड बाई 1120 इंटू 1000 करके उसको किया था, वो वाला सेम क्वेश्चन है ये। 14 जो है जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो वैल्यू करते हैं वो ग्रुप वाइज करते हैं एक तो अपन, तो उसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। अब सेलिंग प्राइस में जितने का कमिटमेंट मिला हुआ है उसमें तो कमिटेड प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये तो आ गया मेरा 2760 इंटू 360 993 600। बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ है इसको फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल करूंगा तो ये आ जाएगा, तो टोटल 1576 हो गया। ये तो मेरा रिकवरेबल वैल्यू हो गया, 17 लाख रुपया कैरिंग वैल्यू, जो भी दोनों में कम है उसको ले लेंगे, यानी 15,76,000। इसमें भी स्टूडेंट एक गड़बड़ करेंगे, वो ऐसा नहीं कि साहब इसका कंपेरिजन कैरिंग वैल्यू से करूं, इसका कंपेरिजन कैरिंग वैल्यू से करूं, क्योंकि वो कहता है कि आप अलग अलग आइटम वाइज भी कर सकते हो, ग्रुप वाइज भी कर सकते हो। तो मेरे को तो एक ही टाइप की इन्वेंट्री दे रखी है, तो इसका मतलब है कि पूरी इन्वेंट्री का एक साथ करना पड़ेगा मेरे को 1576। 15वां दे रखा है जो डॉग्स परचेज किया, तो सिंपल ये बात है सिक्योरिटी के पर्पज से डॉग परचेज किया, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ही नहीं, तो उसमें कवर होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे जो है परचेज ऑफ डॉग बाय सौम्या लिमिटेड विल नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ इंडेस 41, बिल्कुल सही है। इंडेस 41 अप्लाइज टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, नॉट प्रायर और सब्सिक्वेंट टू हार्वेस्ट। तो देखो ये आंसर भी रॉन्ग है,
क्योंकि बेसिकली ये जो रीजन बताया है वो रीजन ये है कि ये इसके स्कोप से बाहर है, यानी ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है। क्योंकि केवल इंडेक्स 41 जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मैनेजमेंट को भी देखता है, हार्वेस्टिंग को भी देखता है, यहाँ तक देखता है, ठीक है ना, उससे पहली बार तक की एक्टिविटी को देखता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है ये सी है, यानी 1 is true but 2 is false। तो ये आप लोगों का आंसर है। आप ऐसा के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे, गाइडेंस भी मिलेगी, अगले सब्जेक्ट की गाइडेंस मिलेगी, पेपर का अच्छे से मिलेगा। थैंक यू।